हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। स्टडी तो मस्त चल रही होगी। कोशिश करो पढ़ाई में मन लगाने की, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी क्या करो, घर पे आराम से बैठ के स्टडी करो। और एक बात स्टूडेंट्स, मैं कुछ दिनों से आपको बोलने वाला था परंतु मैं भूल जाता हूँ। यानी अब गर्मी का टाइम चल रहा है, तो इस दौरान आप एक काम किया करो, सुबह सुबह पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दो। बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी है, यानी अपने भी पूरे दिन पानी पीते रहते हैं तो ये कंठ क्या रहते हैं, सूखे रहते हैं और जीभ चिपकती रहती है। तो आप इतना सा काम किया करो, घर के बाहर थोड़े पक्षियों के लिए पानी, पेड़ पौधों को भी पानी दिया करो। यह आपके लिए एक शुभ संकेत होगा आपके भविष्य के लिए। आपकी छोटी छोटी पहल अपने प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा संकेत देती है हमें। अब देखो भी, हम देखो स्टूडेंट, संकुल यौगिक में टॉपिक चल रहा था अपने CFT सिद्धांत। स्टूडेंट, आपको CFT सिद्धांत पूर्णतः समझ में आ गया होगा। जैसे लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं, लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं तो इन डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, जिसे क्रिस्टल विपाटन, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और ये डी कक्षक किस में बढ़ जाते हैं, T2G कक्षक, T2G कक्षक और EG में विभाजित हो जाते हैं। और इनकी जो ये ऊर्जा का अंतर होता है वो क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा कहलाती है। और परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस कारण परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन होता है। और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। किसकी अपेक्षा, युग्मन ऊर्जा की अपेक्षा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस CFT यानी ये CFT सिद्धांत किसके लिए पढ़ा था आपने, अष्टफलकीय यौगिकों के लिए, अष्टफलकीय यौगिकों के लिए। तो इस सिद्धांत से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताता हूं मैं। CFT सिद्धांत से संबंधित क्या बताता हूं, कोई क्वेश्चन बताता हूं मैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सुनो स्टूडेंट, एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। D6 क्वेश्चन देखो, D6 विन्यास के लिए, D6 विन्यास के लिए परबल लिगेंड व दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में T2G व EG कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, या कि क्या कीजिए, D6 विन्यास के लिए परबल व दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में जो अष्टफलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल विपाटन का आरेख बनाइए। क्रिस्टल विपाटन का क्या बनाइए, आरेख बनाइए। अब आपको ध्यान क्या रखना, D6 विन्यास है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु आपका, उसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी संख्या है, तो 6 है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल, यानी D6 विन्यास के लिए क्या बनाओ, आरेख बनाओ। कौन से आरेख, जो परबल लिगेंड की उपस्थिति में और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चल जाता है। देखो मैं कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं, परबल लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड कौन है, परबल, D6 परबल लिगेंड की उपस्थिति में D6 विन्यास के लिए
क्रिस्टल विपाटन, क्रिस्टल विपाटन क्षेत्र। तो पहले मैं परबल लिगेंड के लिए कर रहा हूं। देखो यह अपने पास डी कक्षक है, ये क्या है, डी कक्षक है। स्टूडेंट देखो ध्यान से, ये हमारे पास से डी कक्षक है और डी कक्षक कब है, ये समबरस कक्षक। कौन से कक्षक है, समबरस कक्षक। समबरस कक्ष को मैं विन्यास का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन बताओ, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। समबरस कक्ष को में पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद युग्मित होते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब जैसे केंद्रीय धातु परमाणु के पास लिगेंड आता है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास लिगेंड आता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 और ये 6 1 2 3 4 5 6 केंद्रीय धातु परमाणु के पास जैसे लिगेंड आता है, लिगेंड कौन सा, परबल लिगेंड आता है, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसकी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। अब हमने कल कहा था बस ऊर्जा समान रूप से बढ़ती नहीं है, ये क्या होगा, परबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थिति में औसत ऊर्जा, पहले ऊर्जा ये थी, ऊर्जा का तल ये था, फिर इनकी जैसे केंद्रीय धातु परमाणु के पास ये m था, इसके पास संपर्क में कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहे हैं। जैसे इसके संपर्क में लिगेंड आते हैं तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण के कारण इनकी डी कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हमने कल यह कहा था भाई ऊर्जा है ना समान रूप से नहीं बढ़ती, समान रूप से नहीं बढ़ती, ऊर्जा क्या होती है, जो अक्षों पर स्थित होते हैं, जो अक्षों पर स्थित होते हैं उनमें प्रतिकर्षण अधिक देखने को मिलता है। तो अक्षों पर कौन से स्थित है, ये 2 कक्षक थे, इस कारण इनका विपाटन हो गया, इस कारण स्टूडेंट इनका क्या हो गया, विपाटन हो गया। इस कारण इनका क्या हो गया, विपाटन। विपाटन होने के कारण जो अक्षों पर स्थित है वो तो हो गए Eg कक्षक, और अक्षों के मध्य स्थित है वो क्या हो गए, T2G कक्षक। ये 2 भागों में बंट गए, T2G और Eg कक्षक, और इनकी ऊर्जा का मध्य अंतर जो है क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा कहलाता है। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा भाई, पर्पल क्षेत्र लिगेंड है तो ये जो क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है, क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है, किस ऊर्जा की अपेक्षा तुलना में, युग्मन ऊर्जा की तुलना में, तो यानी 1 2 3। अब ऊपर जाने के लिए भाई 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर जाने के लिए इसे कितने ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, युग्मन ऊर्जा की तुलना में अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन समझदार है, युग्मित हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब आंसर क्या हो गया, ये तो एक तो ये आंसर हो गया भाई, इसका परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इसका क्रिस्टल विपाटन क्षेत्र का क्या बन गया, आरेख बन गया, क्या बन गया, ये आरेख बन गया। एक आंसर ये भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, और Eg में कितने हैं, Eg में किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6, और इलेक्ट्रॉन की Eg में कितनी है, 0, कितने, 0। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन हल हो जाता है। भाई D6 के लिए क्रिस्टल विपाटन आरेख बनाइए, तो ये क्रिस्टल
D6 विन्यास के लिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल विपाटन आरेख बनाइए। तो ये आरेख बना दोगे। या T2G में क्या कर दो, यह क्वेश्चन आता है T2G EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब देखो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए, अब इसने क्या पूछा, प्रबल लिगेंड क्षेत्र व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। दुर्बल के लिए आप क्या क्रिस्टल विपाटन आरेख क्या बनाओगे स्टूडेंट, क्या बना देंगे, मैं यहीं पर बना देता हूँ स्टूडेंट, बराबर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल विपाटन आरेख बना देता हूँ। देखो ये स्टूडेंट इधर देखो ना, अब मैं क्या लिख लेता हूँ, स्टेप नंबर 1 हो गया अपने, ये स्टेप नंबर 2 हो गया दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, यहीं पर समझ लेना है। देखो ये डी कक्षक है, समभरस कक्षक 1 2 3 4, स्टूडेंट समझो 1 2 3 4 5, 5 और विन्यास क्या D6 विन्यास है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ये कौन से कक्षक है, समभरस कक्षक, समभरस कक्षक। ये किसके कक्षक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु के हैं, किसके हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अब जैसे इनके संपर्क में क्या आता है, लिगेंड आता है, लिगेंड आता है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये दुर्बल और प्रबल लिगेंड है, प्रतिकर्षण होगा स्टूडेंट, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। 1 2 3 4। अब देखो दुर्बल, अब क्या लिखूंगा, दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में, दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में औसत ऊर्जा, एवरेज ऊर्जा ये होगी, पहले यहां पे थी ऊर्जा इतनी बढ़ गई, ये ऊर्जा किस कारण बढ़ी, अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लिगेंड जब अक्ष, जो कक्षक, जो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों की पालियां अक्ष पर स्थित है, उनमें तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होगा, जो अक्ष के मध्य स्थित है उनमें प्रतिकर्षण कम होगा। तो अक्ष के मध्य कौन से होते हैं, ये दो कक्षक अक्षों के मध्य होते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इसको dx का स्क्वायर माइनस d अपने y का स्क्वायर, dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये अक्षों पर स्थित होते हैं। तो स्टूडेंट इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण अधिक होगा, इनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा। तो देखो जितना यहाँ पर ये क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का अंतर था ना, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है स्टूडेंट, बस ये ध्यान रखना, ये जो अंतर होता है ना वो कम होता है, जो एवरेज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कम होती है, अपनी क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। अब ये क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा तो क्या है, डेल नोट का मान तो कम है, कम, किसका, डेल नोट का मान कम है, और ज्यादा कौन है, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनों को युग्मित होने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, युग्मन ऊर्जा ज्यादा है, युग्मन ऊर्जा ऐसे लिख देता हूं, पाई का मान ज्यादा है किसकी तुलना में, क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा की तुलना में। इन दोनों कक्षक, ये कक्षक कौन से, T2G कक्षक और ये कौन सा EG कक्षक, इनकी ऊर्जा का अंतर क्या है, कम है, किसकी तुलना में, भाई इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यकता पड़ेगी ना, 1 2 3 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन या तो युग्मित होगा या फिर ऊपर जाएगा, भाई कितने इलेक्ट्रॉन है कुल, D6 है। देखो स्टूडेंट, या तो युग्मित होगा या EG कक्षक में जाएगा, युग्मित होने के लिए इसे अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए क्या क्या करेगा, ये ऊपर की ओर गमन करेगा। ऊपर की ओर क्यों गमन करेगा, क्योंकि क्रिस्टल विपाटन ऊर्जा का मान कम है, 1 2 3 4 5। और अब देखो, अब स्टूडेंट, अब जो कौन सा ऊर्जा, देखो एक बार तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन समान रूप से भरे गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब जब युग्मन की बात आए, अब ध्यान से सुनो, पहला इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा, इसकी तुलना में जिसकी ऊर्जा कम है ना, तो छठा इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहाँ पे युग्मित हो जाएगा। अब इनके भरने के पश्चात वो ऊपर जाएगा। अब देखो T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दुर्बल लिगेंड के लिए T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की
संख्या। T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3 और 4। और Eg कक्षकों में कितनी है? कितनी है स्टूडेंट? Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। यह अपना इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है स्टूडेंट। इस प्रकार से आपको विन्यास दिया होगा, D4 विन्यास है, तो उसके लिए दुर्बल और प्रबल लिगेंड बनाइए। अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आ जाए, पहले आप क्या करोगे? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करोगे, फिर इसमें अयुग्मित करोगे। अब देखो विन्यास क्या आ जाए? D7 आ जाए। D7 आ जाए तो देखो आप क्या करोगे? पहले इस 6 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो भर गए। अब छठा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, सातवां इसमें आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? ऊपर मत भर देना, यह पूर्ण रूप से भर जाए, उसके बाद ऊपर की ओर युग्मित होगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अपने Eg व T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, या आपसे यह पूछ ले, यह संकुल यौगिक D6 विन्यास प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में, जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा उसकी उपस्थिति तो रंगहीन होता है। और ये क्या होता है? रंगीन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा और ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। अभी इसी प्रकार का मैं, ये तो क्वेश्चन आ जाएगा। T2G में Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आसानी से आप ज्ञात कर लोगे स्टूडेंट। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इतने भी आप कमजोर नहीं हो। अब एक मैं क्वेश्चन आपको और देता हूं, अष्टफल के यौगिकों से संबंधित होगा। एक और क्वेश्चन देता हूं। देखो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, टाइटेनियम H2O6। ठीक है, इस प्रकार का एक संकुल यानी कोई भी संकुल आयन दिया जा सकता है, जो क्या होगा? यह आपसे पूछ लिया जाए बैंगनी रंग, ये Cl3 बैंगनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संकुल यौगिक बैंगनी रंग का बैंगनी रंग का क्यों दिखाई देता है? बैंगनी रंग का दिखाई देता है क्यों? बैंगनी रंग का दिखाई देता है क्यों स्टूडेंट समझो। एक तो पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने, इस प्रकार से कुछ बैंगनी रंग का दिखाई देता है, या यहां पर कोई भी रंग आ जाए, आपको उस रंग का से मतलब कोई, आपको इस रंग से कोई लेना देना नहीं है। या क्वेश्चन आ जाए यह रंगीन दिखाई देता है, रंगीन रंगीन दिखाई देता है क्यों? बैंगनी रंग का दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है क्यों? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको? पहले तो आप इसका टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इसका देखो टाइटेनियम कितना होता है? स्कैंडियम टाइटेनियम, ये 21, ये 22, तो Ar18, 4s2 18 2 20 और 3d 20 और 2 22। ठीक है ना? अब मेरे स्टूडेंट इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु स्टूडेंट टाइटेनियम है। टाइटेनियम ना, तो टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो स्टूडेंट। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए जिसका ज्ञात किया जाता है उसका x मानते हैं, जिसका स्टूडेंट ज्ञात करता है उसका क्या मानते हैं? x। और इस एक्वा पर, ये जल है, जल पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ? 0। और एक क्लोराइड पर क्या होता है? -1, तो क्लोराइड कितने हो गए? 3, तो -3। और इस संकुल पर आवेश नहीं है कोई, 0। x बराबर क्या हो जाएगा? +3। क्या हो जाएगा? +3। यानी टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक क्या है? +3। तो टाइटेनियम का +3 अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो स्टूडेंट। +3 अवस्था में यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 2 और 1 ये 3, 2 तो s कक्षक में चले गए और 1 d कक्षक में, तो स्टूडेंट क्या रहेंगे?
डी में 2 थे तो 1 रह गया और 4s 0, ये लिखिए। अब हमें पता लग गया भाई टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका टाइटेनियम का विन्यास का D1 है विन्यास, जैसे पहले D6 था ना, अब क्या है D1 है, D1 है तो हम लिख लो। अब यह संकुल यौगिक किस प्रकार का है, 6 है तो ये अष्टफलकीय है, यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितनी 6, या मैं बताऊंगा एक बात रहेगी, उपसहसंयोजक बंध कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो एक दंतुक लिगेंड है तो यह संख्या में 6 है तो उपसहसंयोजक बंध कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे, तो यह संकुल कैसा है, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय के लिए कौन सा सिद्धांत यूज करेंगे अपने, CFT सिद्धांत, CFT। अब देखो मैं बनाता हूं स्टूडेंट, ये आपके डी कक्षक हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इनको क्या बोलते हैं, ऊर्जा समान है तो समभ्रस कक्षक। तो D1 विन्यास के लिए के डी कक्षक, तो D1 कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये बढ़ गया क्योंकि ऊर्जा समान है तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखो, अब जो एक्वा लिगेंड है, लिगेंड दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, लिगेंड जैसे केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आएगा, टाइटेनियम की ओर आएगा, तो टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है डी कक्षकों की। अब ये ऊर्जा प्रभावित 1 2 3 4 और ये 5, यह क्या होगी, ये लिगेंड की उपस्थिति में, स्टूडेंट लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगी, एवरेज ऊर्जा होगी, पहले ऊर्जा इतनी थी अब ऊर्जा यह होगी। लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड कौन है भाई स्टूडेंट, एक्वा की उपस्थिति में एवरेज ऊर्जा, औसत ऊर्जा। पहला स्टूडेंट ये तल था ऊर्जा का तल कौन सा था, ये स्टूडेंट ये वाला तल था, देखो मेरे स्टूडेंट ये तल था ऊर्जा का, एवरेज ऊर्जा। अब ये हो गया, अब इलेक्ट्रॉन भर दो कितना, 1, ये पड़ा। अब देखो हम कहते हैं एवरेज ऊर्जा बढ़ती तो है, प्रतिकर्षण होता है, परंतु जो कक्षक जिन कक्षकों की पालियां अक्ष पर स्थित होती है उनकी जो एवरेज ऊर्जा होती है ना वो अधिक होती है। तो ये हो गए Eg कक्षक और ये हो गए आपके T2G कक्षक। इस कारण यानी इनकी एवरेज समान रूप से नहीं बढ़ती भाई, जो अक्ष पर स्थित होंगे उनकी ऊर्जा अधिक होगी और जो T2G की अपेक्षा इनकी ऊर्जा अधिक होगी। अब देखो स्टूडेंट, इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा इसकी कम है तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है, क्यों, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये रंगीन दिखाई देता है तो क्यों, जैसे इस संकुल यौगिक को प्रकाश में रखते हैं तो ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, रंग प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देंगे, अंधेरे में तो क्या दिखाई देंगे, तो ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा कक्षक कौन से, Eg कक्षकों में चला जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, T2G कक्षक से कहां चला गया ये इलेक्ट्रॉन, Eg कक्षक में चला गया। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, Eg में चला गया, कहां चला गया, Eg में, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, Eg कक्षक में, Eg कक्षक में जा रहा है। तो क्या लिखूंगा, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु की ओर लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड अग्रसर होते हैं तो क्या होता है, डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है और ये T2G व Eg कक्षक में विभाजित हो जाते हैं। जब ये संकुल आयन संकुल यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में यह जो T2G के कक्षक के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके किस में चले जाते हैं, Eg कक्षक में चले जाते हैं। इस कारण क्या हो जाता है, अब देखो T2G से Eg में गमन, T2G से Eg में गमन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का गमन, T2G से Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन का गमन डी संक्रमण कहलाता है, डी संक्रमण कहलाता है।
डी डी कक्षक संक्रमण या डी डी संक्रमण कहलाता है। इस कारण यौगिक रंगीन दिखाई देता है। अतः यौगिक क्या दिखाई देता है? रंगीन। यानी डी डी संक्रमण के कारण ये प्रकाश है ना, जब बैंगनी रंग दिखाई देता है स्टूडेंट, इसका अर्थ है यानी जो कलर दिखाई देता है, तो जो प्रकाश होता है ना वो श्वेत रंगों 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब जो पीला रंग है, पीले रंग का पूर्वक क्या होता है? बैंगनी रंग होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने पीले रंग के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया, तो यह रंग कौन सा देगा? बैंगनी रंग देगा। यह संकुल क्या देगा? बैंगनी रंग देगा। तो बैंगनी, अब क्या कहते हैं? बैंगनी रंग क्यों देता है? क्योंकि आपको यह याद नहीं रखना है बैंगनी रंग देता है, ब्लू कलर देता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम ये लिख देते हैं यहाँ पर बैंगनी रंग, ये रंगीन दिखाई देता है। रंगीन दिखाई देता है। क्यों रंगीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में लिगेंड आते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है Eg और T2G कक्षक में, और ये Eg T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की उपस्थिति में किसमें गमन कर जाते हैं? Eg कक्षक में गमन कर जाते हैं। इस कारण इसे डी डी संक्रमण कहते हैं। इस कारण यौगिक क्या दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। तो आपसे कुछ भी कलर पूछे ना, भाई ये ऐसा नीला कलर क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों दिखाई देता है, तो किस कारण दिखाई देता है? डी डी संक्रमण के कारण दिखाई देता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक परिभाषा और भी होगी, डी डी संक्रमण किसे कहते हैं? यानी प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके या T2G कक्षकों से ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों का Eg कक्षकों में गमन क्या कहलाता है? डी डी संक्रमण कहलाता है। इस कारण यौगिक कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो स्टूडेंट? आसानी से हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बता देता हूं। अंतिम क्वेश्चन एक है, कॉपर सल्फेट। मैंने कहा आपको याद नहीं रखना है, कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर इसका नीला रंग गायब हो जाता है। इसका नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों? कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर इसका नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों? या इसी यौगिक को पूछ ले, इस संकुल यौगिक को गर्म करने पर इसका बैंगनी रंग गायब हो जाता है। क्यों? स्टूडेंट ध्यान से सुनो, क्यों हो जाता है? देखो कॉपर सल्फेट ये इसका ये क्रिस्टलीय जल है, ये क्रिस्टलीय है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉपर सल्फेट है ना 5H2, या इसे कैसे लिख सकता हूँ? कॉपर अपने संकुल रूप में कैसे लिख सकते हैं? कॉपर H2O 4SO4 डॉट, इसे लिख सकते हैं। अब इसको गर्म करोगे मेरे स्टूडेंट, गर्म करोगे तो जो लिगेंड के रूप में जल है वो क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। लिगेंड के रूप में उपस्थित जल क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। जब अब क्या लिखोगे? कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर इसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? या इस यौगिक को गर्म करने पर इसका नीला रंग, इसका बैंगनी रंग गायब क्यों हो जाता है? या यह यौगिक रंगहीन दिखाई देता है? क्यों? तो इस दौरान हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर इनमें उपस्थित लिगेंड के रूप में जो जल होता है, लिगेंड या क्रिस्टल रूप में जो जल होता है वो क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? जिससे यह संकुल यौगिक जल वाष्पित हो जाता है। लिगेंड के रूप में जो जल था वो क्या हो गया? वाष्पित हो गया। अब लिगेंड की उपस्थिति में ही इसके जो डी कक्षकों का क्या होता है? विपाटन होता है। अगर लिगेंड नहीं होंगे तो डी कक्षकों का विपाटन नहीं होगा। भाई यह
यह जल नहीं होंगे तो डी कक्षीय विपाटित थोड़ी होंगे, विपाटित लिगेंड होगा ही नहीं तो किस लिए बंटेंगे, तो इसका विपाटन नहीं होगा, विपाटन नहीं होगा तो डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा तो यौगिक कैसा होगा, रंगहीन हो जाता है। इस अपने क्या एग्जांपल देंगे, आंसर क्या देंगे, यानी गर्म करने पर लिगेंड के रूप में उपस्थित जल वाष्पित हो जाता है और जल वाष्पित होने के कारण लिगेंड की क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है, अतः डी कक्षकों का विपाटन नहीं होगा, यानी T2G व EG कक्षकों का निर्माण नहीं होगा। और जब डी कक्षकों का विपाटन नहीं होगा तो डी संक्रमण भी नहीं होगा, और जब डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा, यानी नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा तो यौगिक रंगीन नहीं दिखाई देते, यौगिक रंगीन दिखाई नहीं देते। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट CFT से संबंधित पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, CFT से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट ध्यान से आप आराम से T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। यह इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे तो आप एग्जाम में CFT सिद्धांत से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। स्टूडेंट यह तीन या चार इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट कल अपने नया टॉपिक कौन सा, यौगिक चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल विपाटन क्षेत्र, चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल विपाटन क्षेत्र टॉपिक लेकर कल हाजिर होंगे। अतः आप इस प्रकार से ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासों का मजे लेते रहिए। ऑल द बेस्ट।